कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। ये एक ही एग्जाम है सिविल सर्विसेज का। एक बार सिलेक्शन हो गया तो हाय हाय, फिर तो पूछो ही मत कि आपकी लाइफस्टाइल क्या सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। सो मन लगाकर मेहनत करके तैयारी करो यार, क्योंकि ये एग्जाम आपको सबसे टॉप पर पहुंचाने वाला है। और आप सोच नहीं सकते क्या क्या चीजें जो है वो आपको मिलेंगी इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू झांसर अकेडमी फॉर आईएएस। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है। करंट अफेयर्स की ये स्पेशल क्लास हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा शेड्यूल है, जैसे अभी आप स्पेशल क्लास देख रहे हैं और उसके बाद फिर आप हम लोग जो है वो कवर करेंगे 12 बजे एक और स्पेशल क्लास, फिर 4 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करेंगे 3 जून का। ठीक है। और मुझसे कुछ स्टूडेंट जो है वो पूछ रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा रूटीन जो है वो किस तरीके का चल रहा है। आपको सिर्फ हमारा जो लाइव सेशन जो आता है उसको सिर्फ अटेंड करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको एडवांस में पहले ही बता दिया जाता है। मैं कमेंट करके आपको बता देता हूँ कि कब कब क्लास जो है वो कंडक्ट होने वाली है। सिर्फ आपको क्लास को फॉलो करना है। मुझे स्टूडेंट ने पूछा था कि ये स्पेशल क्लास जो है वो क्यों जो है वो रेगुलर नहीं हो रही है। स्पेशल क्लास रेगुलर हो रही है। स्पेशल क्लास को आप डेट वाइज क्यों देख रहे हो? डेट वाइज मत देखो ना, आपको तो सिर्फ ये है कि आपके पास क्लास आ रही है, आपको उसको अटेंड करना है, दैट्स इट। क्योंकि डेट डेट से न्यूज़ पढ़ोगे क्या? डेट से न्यूज़ पढ़ के कर क्या लोगे, पहले तो ये बताओ? आपको ये पूछा जाएगा कि किस डेट पे कौन सी न्यूज़ आई है, नहीं ना? और हम तो डेट वाइज़ चलते ही नहीं है। हमारा तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि टॉपिक्स को कवर करना, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। तो आप सिर्फ जो क्लास शेड्यूल करवाई जा रही है, बस वो सिर्फ क्लास को फॉलो करें और कुछ नहीं। और जिन भी स्टूडेंट्स को हमारे लाइव क्लास को अटेंड करना है, करंट अफेयर्स की लाइव क्लास जो कि बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आप 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और ऑन अ रेगुलर बेसिस लाइव क्लास जो है वो अटेंड करें। सो आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करें फिर सेशन को। गाइस, लद्दाख में 145 मिलियन साल पुराने सांप की प्रजाति के फॉसिल मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। 145 मिलियन साल पुराना सांप। तो साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कि इन्होंने स्पॉट किए हैं फॉसिल मैड सॉइडे के। मैड सॉइडे, तो याद रखना मैड सॉइडे स्नेक है और लद्दाख हिमालय से ये पाया गया है। इसके फॉसिल जो है वो पाए गए हैं इतने पुराने सांप की प्रजाति के। ये जो स्नेक है मैड सॉइडे स्नेक, इसका साइज जो होता है वो मीडियम टू लार्ज साइज का होता है। ये सांप लुप्त हो चुका है, एक्सटेंट हो चुका है। पहली बार ऑब्जर्व किया गया था कि ये सांप जो है 145 मिलियन साल पहले से लेकर 66 मिलियन ईयर्स पहले के समय पर रहता था, राइट? यानी कि क्रिटेशियस पीरियड के दौरान रहता था। और ज्यादातर गोंडवाना कॉन्टिनेंट में इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं, सिवाय ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर। और बताया जाता है कि मिड पेलियोजीन पीरियड 56 मिलियन से लेकर 33.9 मिलियन ईयर्स पहले ये लुप्त हो चुके हैं। पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो खत्म हो चुका है। तो ये फैक्ट है थोड़ा सा, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। वैसे आपसे एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा कि बताइए कि ये अभी रिसेंटली मेटसॉइडे या मेटसॉइडे ये स्नेक जो है वो पाया गया है। ये स्नेक के बारे में बताया, तो आपको ध्यान में रखना है कि लद्दाख हिमालय में इसके फॉसिल जो है वो पाए गए। या फिर सिर्फ अगर ये लिख देते हैं मेटसॉइडे क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है स्नेक का फॉसिल है जो कि लुप्त हो चुका है, राइट? तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 145 मिलियन साल पुराना सांप का फॉसिल जो है वो पाया गया है। देव सहायम पिल्लई, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा गाइस। लास्ट ईयर भी देव सहायम पिल्लई से रिलेटेड न्यूज आई थी। ये पहले इंडियन लेमैन, कॉमन मैन बने हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया है एक संत पोप फ्रांसिस के द्वारा। देव सहायम, इनको रिकमेंड किया गया बाय द प्रोसेस ऑफ बीटिफिकेशन बाय वेटिकन इन 2004। तो 2004 में वेटिकन ने ये बोल दिया था कि इनको जो है वो एक संत की उपाधि जो है वो दी जाए। और आप तो इनका नाम याद रखो, देव सहायम पिल्लई। ये संत जो है वो बन गए हैं, पहले इंडियन लेमैन है जिसको पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि जो है वो दी है, टाइटल दिया है, संत डिक्लेयर किया है। देव सहायम पिल्लई जो है, इन्होंने अपना नाम रखा था लज़ारस, राइट? क्रिश्चियनिटी को अपनाने के बाद 1745 में, राइट? और हम बात करें देव सहायम जी की, तो देव सहायम पिल्लई का जन्म हुआ था, ये बेसिकली कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। और इनका नाम जो था वो नीलकंठ पिल्लई था।
23 अप्रैल 1712 में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली, राइट। और फिर हिंदू नायर फैमिली से ये बिलोंग करते थे, फिर इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया 18वीं सेंचुरी में, और फिर अपना नाम लजारस जो है वो रख दिया 1745 में, जब उन्होंने एक डच नौसेना कमांडर द्वारा कैथोलिक धर्म में दक्षित किया गया, यानी कि इनको एक डच नेवल कमांडर ने जो है वो कन्वर्ट किया, राइट, कैथोलिक में। तो उस समय वह ट्रैवनकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा के दरबार में एक अधिकारी थे, और क्रिश्चियनिटी अपनाने का फैसला करने के बाद उन्होंने पहली बार फरवरी 2020 में बढ़ती कठिनाइयों को सहन करने के लिए संत की उपाधि के लिए मंजूरी दे दी गई, यानी कि अभी रिसेंटली फरवरी 2020 को ही इन्हें एक संत की मतलब टाइटल जो है वो मिला था। तो ये टॉपिक जो चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, तो उनका नाम बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और कहा जाता है कि देव साहब को क्रिश्चियनिटी अपनाने का फैसला करने के बाद कठोर उत्पीड़न और कारावास झेलना पड़ा, और अंत में 1752 में उनकी इसी कारणवश हत्या कर दी गई। और मलयालम में लजार या देव सहायम का अनुवाद जो है, ट्रांसलेशन जो है वो है भगवान मेरे सहायक है, राइट। तो ये बस एक फैक्ट थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, राइट। इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। लजारस या फिर देव सहायम पिल्लई अगर आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि ये इनको संत का टाइटल जो है वो मिल गया है, इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एज अ संत के तौर पर, राइट। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया था और इसी चीज के कारण इनको मार्क भी दिया गया था, राइट। तो ये फैक्ट्स हैं जो ध्यान में रखने वाले हैं। तमिलनाडु में 4200 साल पूर्व के लोह युग के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि तमिलनाडु में कुछ एविडेंस मिला है कि आयरन एज जो है वो तमिलनाडु पर भी है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि आयरन एज की शुरुआत कब से हुई, या फिर हिस्टोरियन कब से कहते हैं कि यार इस पर्टिकुलर पीरियड से आयरन एज जो है वो शुरू हो गया है? क्या किसी को कोई आइडिया है कि कौन सा ऐसा एक वो है, लाइन है, या कौन सा ऐसा ईयर है जिसको कह सकते हो आप कि तब से आयरन एज की शुरुआत हुई है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस? सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मेनी हिस्टोरियंस बिलीव ये है कि 1000 बीसीई, क्या 1000 बीसीई, 1000 बीसीई से आयरन एज की शुरुआत हुई है, ये काफी सारे हिस्टोरियंस का जो है वो मानना है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। और तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि इनके पास आयरन के एविडेंसेस पाए गए हैं इंडिया में 4200 ईयर्स पहले, 4200 साल पहले आयरन का उपयोग होता था। तो ये बेसिकली आर्कियोलॉजिकल असेसमेंट ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और साइट जो है वो कौन सी हम लोग को देखने को मिल रही है, तो तमिलनाडु में कृष्णागिरी के पास एक मलिया मईला दुमपराई करके एक जगह है, तो आप तो सिर्फ तमिलनाडु ध्यान में रखो, दैट्स इट। और इसके आसपास की आर्कियोलॉजिकल साइट जो है तोगरापल्ली, गंगावरम, संदूर, वेदार थटकल, गुट्टूर, गिदलुर, राइट, सम मुतलू और कपलवाड़ी। तो ये सब कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इस प्रकार से ऐसा डेप्थ में नहीं पूछेंगे ये, राइट, अभी के लिए, क्योंकि मेन टॉपिक जो है वो क्या है, तमिलनाडु का टॉपिक है। तो अगर ध्यान में रखना है तो तमिलनाडु का ये महिला दुमपराई ध्यान में रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महिला दुमपराई जो है वो कहां पर है, वो तमिलनाडु में हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, हमारी कंट्री में और कहां पर आयरन का उपयोग हुआ है, कहां से ट्रेसेस पाए गए, तो एक तो राजस्थान से पाए गए कि 1300 बीसीई के पीरियड में जो है वो आयरन का उपयोग जो है वो होता था। 1979 में ये ट्रेस जो है वो पाए गए। फिर बाद में सैंपल जो है वो कुछ कर्नाटक से मिले, भुक्का सागर कर्नाटक, ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। भुक्का सागर कहां पर है, तो कर्नाटक में, राइट। अहर कहां पर है, राजस्थान में, बट मेन भुक्का सागर है यहाँ पर। तो इसमें ये पाया गया कि 1530 बीसीई के पीरियड से ही आयरन का प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, राइट। और इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि 1700 से 1800 बीसीई पर भी काफी सारे एस्केवेशंस पाए गए, एविडेंसेस पाए गए कि इस पीरियड के दौरान जो है वो आयरन की स्मेल्टिंग जो है वो हम लोग को देखने को मिलती थी गंगा वैली में, मिड गंगा वैली में। और फिर बाद में जाकर 1900 से 2000 बीसीई के भी कुछ एविडेंसेस जो है वो पाए गए इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, जैसे कि वाराणसी पर मल्हार नाम की साइट है, राइट, जगह है, वहां पर हम लोग को देखने को मिला। फिर नॉर्थ कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वाले एरिया पर जो है वो नजर आए कुछ ट्रेसेस। और अभी जो लेटेस्ट फाइंडिंग जो हम लोग को तमिलनाडु में देखने को मिली है, तो उसका क्या महत्व है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये इंडिकेट करता है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का एग्जिस्टेंस तो 4000 साल पहले हमें देखने को मिलता था, राइट। और वैज्ञानिकों के का अनुमान है
कि चूंकि लोहा तांबे की तुलना में अधिक मजबूत होता था और इसलिए मानव द्वारा लोहे का उपयोग शुरू करने के बाद ही वनों की कटाई शुरू हुई। तो ये वाली चीज तो आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब जब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, राइट, तब आपको ये चीज पता है कि जब आयरन की खोज हुई, आयरन के बारे में जब लोगों को पता लगा, तब डिफोरेस्टेशन होना शुरू हो गया, कटाई होना शुरू हो गई, जंगल काटना शुरू कर दिया लोगों ने और अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है वो कंडक्ट हो गई, राइट। तो यू गाइस नो अबाउट इट। तो ये था पूरा पूरा टॉपिक, ये कुछ फैक्ट्स बस आपको थोड़े से ध्यान में रखने थे, राइट। चलिए, और ये आंसर राइटिंग कोर्स को ज्वाइन कर लो, ये फ्री है। यूट्यूब जो अपना चैनल है झांसर एकेडमी फॉर आईएएस, इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। 70 घंटे का एक पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। इसको रोज रेगुलरली 15-15, 20-20 मिनट देखना शुरू करें। गाइस, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पहले तो ये पूछा जाएगा कि उज्ज जो नदी है, ये किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखना, रावी नदी। उज्ज नदी रावी नदी की ट्राइब्यूटरी है और एक उज्ज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। बताया जा रहा है कि इंडिया का जो अधिकार है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, उसको बढ़ाया जा रहा है। आप सभी को पता है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से क्या है कि हमने पाकिस्तान के साथ ये ट्रीटी साइन करी है कि इंडस नदी का पानी दोनों के बीच में जो है वो आपस में बंटता है, राइट, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो हमारा जो अधिकार है इस पानी को लेकर, उसको और बेहतर करने के लिए और बढ़ाने के लिए बेसिकली हम ये उज्ज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है ईस्टर्न रिवर जो इंडिया के मतलब कंट्रोल में आती है इंडस नदी की इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, तो उसकी यूटिलाइजेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, पानी के उपयोग को बढ़ाएगा ये प्रोजेक्ट। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर के कथुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो, वेरी गुड। गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिफॉर्म लाना। और डब्ल्यूएचओ जो है वो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है सिविल सर्विसेज का। तो कहीं पर भी यूनाइटेड नेशन आए, डब्ल्यूएचओ आए, राइट, तो यूनिसेफ आए, यूनेस्को आए, तो इन सब टॉपिक पर बहुत फोकस करना है। आईएमएफ आए, राइट, वर्ल्ड बैंक आए, तो ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सिविल सर्विसेज के। और स्पेशली मेंस में लिखने के लिए तो आपके पास एक बहुत अच्छा आंसर मिल रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस टाइप के रिफॉर्म लाने चाहिए। तो आप जानते हैं कि कोविड-19 के बाद तो ये आवश्यकता पड़ी गई कि ना ही सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी जितने भी ऐसे जो बॉडीज हैं हेल्थ केयर सेक्टर की, तो उसको अपडेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए, उसके अंदर सुधार लाया जाए। तो दूसरी ग्लोबल कोविड-19 कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी पेंडेमिक के तीसरे साल में। इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये इस मैटर को जो है वो सामने रखा, राइट, इस मैटर को जो है वो रखा और कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाने चाहिए, सुधार लाने चाहिए। और हमने जैसे इस बारे में जो है बात करी, हमें काफी सारी कंट्रीज ने जो है वो सपोर्ट किया, पूरी दुनिया भर की। तो रिफॉर्म लाने की क्यों आवश्यकता है? तो जैसे कि कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 आप जानते हैं किस प्रकार से जो है वो फैली है, राइट। इसने ना ही सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि जैसे मैंने आपको बताया कि रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी ये कंसर्न रेज कर दिया कि हेल्थ केयर सेक्टर में सुधार लानी चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं, गैप्स है, वो सबके सामने जो है वो नजर आ गई, राइट, इस इशू के कारण। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इम्यून नहीं है ग्लोबल पावर प्ले के साथ। वहां पर भी जैसे कि आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से गुस्सा हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। आपने एक न्यूज वगैरह पढ़ी होगी, पहले आर्टिकल पढ़ा होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बायस तरीके से चाइना को सपोर्ट करने लगी थी, राइट। तो इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स भी उस पर गुस्सा हो गया था। तो बात वही है कि ये जो पावर प्ले है इससे नहीं छूटा ये। यहाँ पर भी पावरफुल कंट्रीज जैसे कि यूएसए, चाइना, ये इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकिंग को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने वाला कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको न्यूट्रल बोलेंगे, यहाँ पर भी पावर प्ले चलता है। यहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज, ये इन्फ्लुएंस करती है इसके डिसीजन को, राइट। फंडिंग का इशू है, सिर्फ 1/4, ओनली अ क्वार्टर ऑफ इट्स बजट comes from contribution from यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट। जो यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर स्टेट्स हैं, सिर्फ वो ही, उनमें से भी 1/4 ही कंट्रीब्यूशन जो है वो आता है। और बाकी जो एग्जैक्ट मनी जो है वो कहाँ से आता है, वो
कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं, मतलब कि इसके पास फंडिंग को लेकर एक परमानेंट रूट नहीं है। और जब आपके पास फंड को लेकर एक परमानेंट रूट नहीं होता है, एक फिक्स्ड रूट नहीं होता है, तो यू विल बी इन डिफिकल्ट। क्योंकि कल को अगर कंट्रीज ने डब्ल्यूएचओ को फंड देना बंद कर दिया वॉलंटरी बेसिस पर अपनी इच्छा के अनुसार, तो क्या होगा? तो इट विल बिकम लाइक हेल्थ डिजास्टर सिचुएशन जो है वो हो जाएगी, है ना? तो ये एक चीज है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, तो मस्ट बी एबल टू स्ट्रॉन्ग पुश ग्लोबल कोऑपरेशन इन पब्लिक हेल्थ एंड सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन रियल टाइम। तो डब्ल्यूएचओ को इस प्रकार से अरेंजमेंट करने की आवश्यकता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को रियल टाइम पर सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि उसने आज रेजोल्यूशन पास की और फिर वो 2 साल बाद जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। रियल टाइम पर तुरंत जो है वो डिसीजन लेकर तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाए, राइट? तो इसमें इसके लिए इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट जो है वो चेंज करने की इसकी आवश्यकता है, इसमें रिफॉर्म, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। ना ही डब्ल्यूएचओ, ना ही कोई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है ड्रग की रिसर्च में। दवाइयों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो एस डब्ल्यूएचओ को ही ये कार्य जो है वो देना चाहिए कि ये भी जो है वो एक अलग बॉडी जो है वो क्रिएट करके, यानी कि इसकी सब बॉडी क्रिएट करके स्पेशली दवाइयों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करवाए। और रिफॉर्म्स सजेस्ट किस प्रकार से किए गए हैं, सुझाव क्या दिए गए हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो है वो मेंस में लिखने वाली। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इसको एक परमानेंट बॉडी बनाना चाहिए। शुड बी मेड अ स्टैंडिंग बॉडी विद इलेक्टेड कंट्रीज। इसके अंदर कंट्री जो है वो इलेक्ट होने के बाद जो है वो आनी चाहिए। हैविंग जेनेवा बेस्ड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन इट, यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए, इलेक्ट करके आने चाहिए, और एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए ये, राइट? और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है शुड मीट व्हेन रिक्वायर्ड एंड डायरेक्ट एक्शन बाय डब्ल्यूएचओ। तो जब भी आवश्यकता पड़े तब ये बॉडी जो है वो तुरंत मीटिंग जो है वो अपनी कंडक्ट करे। और executive body also need to go beyond only geographic representation and ensure that major stakeholders such as largest economies and those with the largest population are always on it। मतलब इसमें ये कहा गया है कि आप जोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन तो रखो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप उन कंट्री के सदस्य को तो परमानेंटली रखो जिन कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और जिन कंट्री के पास पैसा है। तो उससे दो चीज होंगी। उससे ये होगा कि फंड के लिए आप पैसे वाली कंट्री को जो है वो कर सकते हैं, राइट? उससे पैसा जो है वो ले सकते हैं, फंडिंग जो है वो रेज कर सकते हैं। और पॉपुलेशन ज्यादा, मतलब कि कहीं पर भी कोई भी वायरस फैलेगा तो एक साथ बहुत सारे लोगों को, लाखों की संख्या में लोगों को अफेक्ट करेगा, तो उसको वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन वाली जगह पर कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए उसके रिप्रेजेंटेटिव परमानेंटली अवेलेबल हो डब्ल्यूएचओ के पास। WHO must be involved in rolling out new drugs and drug research in developed countries। तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये R&D करवाए, राइट? दवाइयों पर जो है वो रिसर्च वगैरह करवाए, उस पर पैसे खर्चे स्ट्रिक्टली। और WHO और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनको तौर तरीके निकालने चाहिए कि कैसे ये सस्ते ड्रग्स को जो है वो दूसरी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करवा सके, राइट? और किस समय पर? इमरजेंसी के समय पर, राइट? सस्ते रेट में, यानी कि बैरियर्स वगैरह जितने भी ड्रग्स के ऊपर है, दवाइयों के ऊपर है, तुरंत की तुरंत फिनिश हो, इसलिए इनको मिलकर काम करना चाहिए। और इंक्रीज मैंडेटरी फंडिंग बाय मेंबर स्टेट, इसके जो मेंबर्स हैं डब्ल्यूएचओ के, तो उनके लिए परमानेंट हर साल एनुअल फीस जो है वो रख देनी चाहिए, राइट? कि सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पर आप कह सकते हैं, कि जिससे कि इसकी फंडिंग जो है वो एक परमानेंट आती रहे, राइट? और वॉलंटरी तो आ जाए, बट परमानेंट फंडिंग का भी व्यवस्था करना जरूरी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में भी रखना है और जो आपको मेंस में भी उपयोग करना है। इंडिया ने 9 पॉइंट प्लान तैयार किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार के सुधार लेकर आने हैं। तो पहली बात तो इसके मैकेनिज्म में चेंजेस लाए जाए टू मॉनिटर हेल्थ इमरजेंसी दैट कैन क्रॉस बॉर्डर। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि मॉनिटर करना, निगरानी रखना, किस चीज पर? ऐसे वायरस पर, ऐसी बीमारियों पर जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फैल सकते हो, क्रॉस बॉर्डर जो है वो फैल सकते हो। तो इस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है वो निगरानी रखनी है। सेकंड पॉइंट, गिविंग द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन बॉडी ग्रेटर पावर टू डिक्लेयर एन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। अब डब्ल्यूएचओ जो है वो इंडिविजुअल नहीं, वो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर किसी इमरजेंसी सिचुएशन को जो है वो डिक्लेयर करे। चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स इन बॉडी फंडिंग एंड गवर्नेंस, ये तीसरा पॉइंट हमने ये दिया कि डब्ल्यूएचओ की फंडिंग और उसका जो गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन, तो इसमें आपको चेंज करने की, अपग्रेड करने की, इंप्रूव करने की आवश्यकता है।
फंड का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है उसको ट्रांसपेरेंट रखो। चौथा, पांचवा, ग्रेटर रोल फॉर द वर्ल्ड बॉडी इन इंश्योरिंग फेयर, अफोर्डेबल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन, कि पूरे दुनिया भर में सभी को सस्ते रेट में कोविड-19 वैक्सीन और अच्छी क्वालिटी की कोविड-19 वैक्सीन जो है वो मिलनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ का रेगुलर बजट जो है उसको भी बढ़ाना चाहिए, जिससे कि इसकी जो कोर एक्टिविटीज है उसको फंड जो है वो मिल सके, राइट। सिंस डब्ल्यूएचओ के पास फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम है इस फंड को यूज करने की, तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो है उसको भी फोकस करना चाहिए, उसको भी जो है वो इस तरीके से जो है वो रखना चाहिए जिससे कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो है उस पर आप ये फंड का इस्तेमाल जो है वो तुरंत कर सकें, राइट। और डब्ल्यूएचओ मस्ट मेंटेन इट्स टेक्निकल फोकस बट ब्रॉडन इट्स एक्सपर्टीज। जो टेक्निकलिटीज पर तो ये फोकस करे, बट इसके अंदर और भी लोग शामिल होने चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट, अर्बन डिजाइनर्स, लॉयर्स, राइट, और लॉजिस्टिशियंस, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट, तो ये सभी लोग इसके अंदर जो है वो शामिल होना जरूरी है। तो गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आई वांट कि आप अलग से एक अपना आंसर बना लें, मतलब नोट्स बना लें डब्ल्यूएचओ के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर, क्योंकि ये सब पॉइंट्स आप जरूर लिखेंगे अपने मेंस में। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड मेंस का टॉपिक आता है, आपको एक लाइन डालनी है कि अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ तो हेल्थ के लिए जाना जाता है, तो रिसेंटली इंडिया ने प्रपोज किए हैं 9 पॉइंट प्लान, जिससे कि डब्ल्यूएचओ के अंदर रिफॉर्म लाया जाए। और ये 9 पॉइंट प्लान पूरे लिख लेना, और बाय चांस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये बस ये लिख दोगे आप, तो आपका आंसर बिल्कुल फिनिश है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, तो ये क्या फ्रेमवर्क है गाइस? तो यूनाइटेड स्टेट्स के नेतृत्व में ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इस फ्रेमवर्क के थ्रू जो है वो 4 पॉइंट्स बताए गए, और इस फ्रेमवर्क के अंदर मतलब ये कंट्री जो है वो स्ट्रेटेजिकली भी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपस में कनेक्ट होंगी। तो यूनाइटेड स्टेट चाहता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और भी कंट्री कनेक्ट हो, और भी कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करें, डेवलप हो, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी यूनाइट हो। तो इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स का एक ये फ्रेमवर्क हमें देखने को मिला, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। पहली चीज ये समझ में आई। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इंडिया भी जो है वो मतलब पार्टिसिपेशन कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करे, और इंडिया इसके लिए एग्री है। और यूनाइटेड स्टेट्स जो है इसने डिजाइन किया है ये फ्रेमवर्क, जिसमें प्रायोरिटी रखी जा रही है फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्लूजन के ऊपर। मतलब कि सिंपल शब्दों में ये कहा गया है कि इस पर्टिकुलर जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो इनिशिएटिव है, इसके अंदर 4 पिलर्स है। तो कहा जा रहा है कि कंट्री सभी चारों पिलर को फॉलो करे ना करे, उनको जो चीज अच्छी लग रही है उसको पिक करे, चूज करें। अ पिक एंड चूज अरेंजमेंट दैट कुड मेक इंडिया मोर ओपन टू कमिंग ऑन बोर्ड। पिक एंड चूज, कि आपको सब चीज को फॉलो नहीं करना है, यानी कि जो भी कंट्री इस इनिशिएटिव को, इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन करती है, दैट डजंट मीन कि उसको ये सभी के सभी पिलर्स को फॉलो करना है। आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको फॉलो करें और कोलैबोरेट करें, और एक ग्रुप जो है वो बनाए। देखो सिंपल सा फंडा है, जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, मेनली आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हर चीज ऑन पेपर दिखती नहीं है। चीज बताऊं क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स जस्ट वांटेड मोर एंड मोर कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक क्षेत्र, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कंट्री को अपने पास रखना चाह रहा है, अपने ग्रुप में शामिल करना चाह रहा है। नहीं तो फिर होगा क्या, चाइना इन कंट्रीज को ले जाएगी। तो इसलिए इसने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया। इसने बोला अरे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मतलब ये नहीं है कि आपको सभी इसकी पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आप आ जाओ, आप ज्वाइन कर लो, आपके लिए जो बेनिफिशियल है उसको आप फायदा उठाओ उस चीज का। इट मींस सिंपली यूनाइटेड स्टेट्स एग्रेसिवली वांटेड। ये चीज दिख रही है आपको, समझ में आ रही है ये वाली चीज आपको? ये इमेजिन कर पा रहे हो कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स चाह रहा है इस लाइन को कहकर? क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स का इनिशिएटिव है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो आपको आर्टिकल में कहीं डायरेक्टली नहीं दिखाई देगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की क्या अप्रोच है। बट आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, जो चीज दिखती नहीं है वो आपको देखना है। तो क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट्स की अप्रोच हम लोग को नहीं दिखाई दे रही है, जो वो कर रहा है कंट्री से एग्रेसिवली, कि यार ज्यादा से ज्यादा कंट्री उसके साथ मिल जाए, हैंडशेक कर ले, यूनाइट हो जाए। सो दिस इज द थिंग। तो इसलिए इसने बोला कि चारों पिलर में से जरूरी नहीं है कि चारों के चारों पिलर जो है वो आप साइन करें। सो ये अनाउंस किया गया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 2021 में। इसका मेन एम ये है कि रीजनल स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना कॉपरेशन के, मतलब आपस में कंट्री, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की कंट्री जो है वो आपस में यूनाइट हो, कोलैबोरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, आपस में इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली जो है वो डेवलप हो। इसके अंदर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के भी मेंबर हैं, आसियान के मेंबर हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो क्रिएट किया गया है कि रीजनल इकोनॉमीज को इंकरेज करने के लिए, कि रीजनल बेसिस पर सभी कंट्री जो है वो
क्या हो, इकोनॉमिकली पावरफुल बन सके, टू डीकपल फ्रॉम चाइनीज मार्केट, कि वो चाइनीज मार्केट से अपने आप को दूर रखें और एक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन हम लोग क्रिएट करें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। इसके अंदर जो 4 पिलर्स हैं वो कौन से हैं? ये पिलर थोड़े से ध्यान रखने वाली बात है। फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, निष्पक्ष और अनुकूलित व्यापार। इसके अंदर 7 सब टॉपिक्स इंक्लूडिंग लेबर, एनवायरमेंटल, डिजिटल स्टैंडर्ड्स, यानी काफी सारी चीजें हैं। लेबर से रिलेटेड, ट्रेड के बारे में अलग बात की गई, एनवायरमेंट से रिलेटेड अलग, डिजिटल स्टैंडर्ड से रिलेटेड अलग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन, कि हमें सप्लाई चेन को जो है एक तैयार करना है, क्योंकि कल को अगर कोई पेंडेमिक आ जाए या फिर चाइना जैसी कंट्री ने अगर सप्लाई देना बंद कर दिया तो एटलीस्ट हमारे पास हो पूरी व्यवस्था। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी और डी कार्बनाइजेशन, की इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है, खत्म करना है। चौथा, टैक्स एंड एंटी करप्शन, कर और भ्रष्टाचार रोधी। तो ये 4 पिलर्स हैं। ये पिलर पर IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो काम करता है। और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडो पैसिफिक रीजन का इंडिया के लिए, तो हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है? एक तो इसका सबसे बड़ी बात स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, इस क्षेत्र में रहती है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, और इस क्षेत्र में जो कंट्रीज हैं उनकी अगर जीडीपी की बात करें मिलाकर, तो ग्लोबल जीडीपी का 50% इन कंट्रीज के पास है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर ये क्षेत्र पर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर काफी ज्यादा रिसोर्सेज है। फिश स्टॉक की बात कर लो, मिनरल्स की बात कर लो, ऑफशोर ऑयल और गैस की बात कर लो, तो वो यहाँ पर है। अप्रोक्सीमेटली 60% पूरे दुनिया भर का जीडीपी इसी क्षेत्र से हमें देखने को मिलता है, राइट? तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स के लिए, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि पूरे दुनिया भर का जो ट्रेड है वो इसी क्षेत्र से होकर जो है वो गुजरता है। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो कि काफी क्रूशियल है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, राइट? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं, राइट? 18 महीनों में हासिल कर लेंगे पीएम आवास योजना शहरी का मकसद। सो सेंटर ने कमिट किया है 2.01 लाख करोड़ रुपीस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए, जिसमें 1.18 लाख करोड़ जो है वो रिलीज किए गए हैं और 1.10 लाख करोड़ रुपीस जो है वो खर्च कर दिए गए हैं ऑलरेडी, राइट? और 1.21 करोड़ घर जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो सैंक्शन किए गए हैं इस स्कीम के तहत। तो प्रधानमंत्री, देखो ये सब जो आंकड़े मैंने आपको बताए, आपको कुछ आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यानी कि अर्बन के बारे में जानना। तो किस किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? तो आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। तो ये जो मिनिस्ट्री है इनके द्वारा इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया, इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया, योजना को लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। कब किया गया? 2015 में। टारगेट क्या है कि सभी के पास घर होना चाहिए 2022 में। 2022 जिस समय हमारा नेशन 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर रहा है, तो इस समय सभी के पास जो है वो घर होना चाहिए। तो आपको टारगेट याद रखना है, आपको ये याद रखना है कब शुरू हुआ और टारगेट क्या है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्बन पुअर्स, अर्बन क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जो झुग्गी वगैरह में रह रहे हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, जो शहरी गरीब लोग जो हैं, तो उनको जो है वो घर प्रोवाइड कराना, उनको रहने के लिए। स्वयं स्वयं स्लम ड्वेलर्स जो हैं, यानी कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो प्राइवेट डेवलपर्स के साथ पार्टिसिपेट करके इनके लिए जो है वो घर तैयार करना, घर बनवाना, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करना व्हीकल सेक्शन के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी के साथ, यानी कि सस्ते रेट पे घर लोन पर जो है वो, और लोन पर भी इंटरेस्ट जो है वो, इंटरेस्ट पर सब्सिडी जो है वो मिल जाए, राइट? तो उसके तहत जो है वो इनको हेल्प कर रहा हूँ, राइट? घर भी दिलवाना, लोन सस्ते रेट में घर दिलवाना, उस पर लोन भी दिलवाना और लोन पर इंटरेस्ट भी जो है वो सब्सिडाइज प्रोवाइड कराना, तो ये ऑब्जेक्टिव है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो तैयार की जा रही है वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के थ्रू तैयार की जा रही है इस स्कीम के तहत। सब्सिडी जो है वो बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन या एनहांसमेंट के लिए भी दी जा रही है, यानी कि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का अपना खुद का मकान है और उस मकान को वो अगर रिपेयर कराना चाह रहे हैं, अच्छा कराना चाह रहे हैं, रेनोवेट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको पैसा मिल जाएगा और वो भी सब्सिडी के तौर पर जो है वो मिलेगा। क्रेडिट लिंक सब्सिडी कंपोनेंट ये इंप्लीमेंट की जाएगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर,
बाकी तीसरे जो 3 जो कंपोनेंट है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर जो है वो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? अब देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में होता क्या है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कोई बता सकता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है? अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है वो पूरी तरह से सेंटर के द्वारा बनाई गई स्कीम होती है, राइट? केंद्र सरकार वो स्कीम को जो है वो बनाती है, तैयार करती है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है वो स्कीम होती है स्टेट की प्रॉपर, और जिसको स्पॉन्सर करती है कौन? सेंटर। तो नाम से ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ज्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं, नाम में वो चीज क्लियर है, राइट? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये ऐसी स्कीम है जिस पर पैसा, स्पॉन्सर फंडिंग जो है वो कौन प्रोवाइड करा रही है? सेंटर जो है वो प्रोवाइड करा रही है। बाकी देखो स्टेट का तो रोल रहता है, स्टेट, क्योंकि स्टेट के अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है तो स्टेट से पैसा तो लिया जाता है, नो डाउट पैसा नहीं लिया जाता। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर वो स्कीम सेंटर के द्वारा जो है वो प्रिपेयर की गई, मेन ऑब्जेक्टिव उसका ये होता है, उसकी पॉलिसीज वगैरह, उसका डिजाइन वगैरह वो क्रिएट किया गया सेंटर के द्वारा। बट उस स्कीम के, जैसे कि कई बार लोग सोचते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग पूरी तरह से सेंटर के द्वारा दी जाएगी, बट ये जरूरी नहीं है, राइट? ये फैक्ट भी ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है, राइट? क्योंकि वो स्कीम जो है वो किन के लिए बनाई जा रही है? स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए बनाई जा रही है। तो उस पॉलिसी को जो है वो तैयार करती है सेंटर। तो ये इस तरीके का फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है। ओनरशिप ऑफ हाउसेस वैसे ही आपसे डिफरेंस नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये डिफरेंस पूछने का कोई सेंस है नहीं। वो आपसे जो है वो पूछेंगे, सिंपल सी चीज ये पूछेंगे कि इस स्कीम के बारे में, राइट? कि ये स्कीम जो है वो किस माध्यम से हम लोग को देखने को मिल रही थी, वो की जाएगी, चलाई जाएगी। अब आप खुद सोचिए, इसके जो पॉइंट है कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी का कंपोनेंट ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा। मतलब कि जो बेनिफिशियरी हैं उनका जो वो जो लोन लेंगे उस लोन पर जो इंटरेस्ट आएगा उसकी सब्सिडी कौन चुका रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट चुका रही है, क्योंकि वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर है। बट दूसरे कंपोनेंट है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है, सेंटर भी उस पर फंड अपना देगी, राइट? तो ये एक फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओनरशिप ऑफ हाउसेस, घर की ओनरशिप की बात करें तो हाउसेस जो है अलॉट किए जाएंगे अडल्ट फीमेल मेंबर के नाम पर। फैमिली के अंदर जो फीमेल मेंबर है, अडल्ट फीमेल मेंबर, उन्हीं के नाम पर घर दिए जाएंगे, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस है। और सभी के सभी घर में टॉयलेट की फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, पावर सप्लाई फैसिलिटी, और प्रेफरेंस जो है, प्रायोरिटी जो है वो दी जा रही है पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी को, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटी और ट्रांसजेंडर को। तो ये फैक्ट्स हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी, क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। गाइस आपको पता है एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हटा दिया गया है आज की डेट में। अब एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं किया जाता गवर्नर के द्वारा, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आई थिंक यू गाइस नो अबाउट इट कि एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट से और स्टेट लेजिस्लेचर से खत्म कर दिया गया है, राइट? तो हो ये रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर दिया है सेंटर को कि सेंटर रिस्पॉन्ड करें एक पेटिशन का, जिस पेटिशन में डिमांड की जा रही है कि एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन को जो है वो दोबारा से री इंट्रोड्यूस जो है वो किया जाए, राइट? तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि इसको वापस से जो है वो लाया जाए। और आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल 104th अमेंडमेंट एक्ट, मैं रिपीट करता हूं, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके तहत एंग्लो इंडियन कम्युनिटी लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में इनके रिप्रेजेंटेशन को रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। केंद्र सरकार का ये कहना है कि यार ये जो कम्युनिटी है इनका रिप्रेजेंटेशन परमानेंट नहीं है। आज की डेट में ये कम्युनिटी इंडियन पॉपुलेशन के साथ मर्ज हो चुकी है, और एक ना एक टाइम पर हम लोग को ये खत्म करना ही था, राइट? इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन तो हमने जो है वो खत्म कर दिया, राइट? तो ये चीज यहाँ पर है। बट आर्ग्यूमेंट इसका ये है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर जो है वो एक्यूरेटली 2011 के सेंसस में नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं, राइट? उस समय लॉ मिनिस्टर ने भी इस चीज पर रिलाई किया था, और पार्लियामेंट के अंदर एक बिल भी जो है वो प्रस्तुत किया था, राइट? इसी सेम चीज पर कि इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना सभी कम्युनिटी का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी को लेकर एक विवाद चल रहा है, हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि आगे चल के क्या निर्णय निकलता है। बट बाकी अभी के लिए आप 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 तो जरूर याद रखिएगा, और आप ये फैक्ट याद रखिएगा कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उनको अभी एट प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था, राइट? यानी कि रिजर्वेशन टाइप का, कि उनको नॉमिनेट किया जाता था। अब कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन से आर्टिकल 334 के बारे में हम बात करें
तो आर्टिकल 334 के अंदर प्रोविजन है कि सीट्स रिजर्व की जाए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबली में, राइट। और ये कब तक के लिए सीट रिजर्व की जाए, तो आर्टिकल 334 ने कहा था 25 जनवरी 2020, अगर इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता तो 25 जनवरी 2020 तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियंस के लिए जो है वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स रिजर्व करनी है। तो आर्टिकल 334 ये कहता है, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। अच्छा, आर्टिकल 366 क्लॉज 2 के अंदर डेफिनेशन दी गई है कि एंग्लो इंडियन कौन है। तो अ पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ हुज अदर मेल प्रोजेनिटर्स इन द मेल लाइन इज और वॉज यूरोपियन डिसेंट बट हु इज अ नेटिव ऑफ इंडिया। सिंपल शब्दों में यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि फादर की ब्लड लाइन या फादर लाइन, राइट। तो मेल लाइन जो है, तो एक जैसे एक व्यक्ति है, उसके फादर, ग्रैंडफादर या उनकी जो मेल लाइन में जो सदस्य हैं वो अगर यूरोप के थे या अभी यूरोप में रह रहे हैं और जो आज की जनरेशन के हैं वो सेटल हो गए इंडिया के अंदर, तो वो कौन कहलाएंगे, एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। एंग्लो इंडियन में सिर्फ ब्रिटिशर नहीं है, पूरे के पूरे यूरोपियन डिसेंट को गिना जाता है। क्लियर, बस ये वाला फैक्ट ध्यान में रखना। इसके अलावा एंग्लो इंडियन जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उनसे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, तो आर्टिकल 331 ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है उनको ऑथोराइज किया गया है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। इफ नो member of this community is elected among the 543 member for the Lok Sabha। अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से पीडीएफ में जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ जो है वो हो गई है कि नो मतलब नो होना चाहिए, NOKNOW जो है वो लिख दिया गया है, राइट। तो इसको थोड़ा सा पीडीएफ में करेक्ट कर लेना, राइट। कि यानी कि जो लोकसभा के 543 सदस्यों में इस समुदाय का अगर कोई सदस्य नहीं चुना जाता है तो भारत के जो राष्ट्रपति ऑनरेबल प्रेसिडेंट है ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे, राइट। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। इन द सेम वे गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, ये एक एंग्लो इंडियन को लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में नॉमिनेट करते हैं। और 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी एंग्लो इंडियन मेंबर जो है दे कैन टेक द मेंबरशिप ऑफ एनी पार्टी विद इन 6 months ऑफ नॉमिनेशन। तो आपको ये भी चीज पता है ना कि एक व्यक्ति सीएम भी बन सकता है बिना बिना ज्वाइन किए पॉलिटिक्स, तो ये फैक्ट भी आपको पता है। बट एक और फैक्ट आपको पता होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे सीट जो है वो हासिल करनी होती है, राइट। उसको उस यानी कि अगर जैसे सीएम वो बने हैं तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली की उसको सीट जो है वो हासिल करनी पड़ेगी, राइट। यू गाइस नो अबाउट इट। तो सेम केस गोज विद एंग्लो इंडियन मेंबर आल्सो, राइट। एंड आफ्टर द मेंबरशिप मिलने के बाद दे आर बाउंड टू द पार्टी विप। एक बार जैसी मेंबरशिप मिल जाती है तो जिस पार्टी ने उनको वो सीट दी है, तो वो जो पार्टी के विप जो है, पार्टी विप पता है क्या होता है? पार्टी विप बेसिकली सिंपल शब्दों में पार्टी का मॉनिटर होता है, जो कि चेक करता है कि पार्टी के सभी सदस्य पार्टी के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही एंग्लो इंडियन जो है वो एक पार्टी से कनेक्ट हो गए या कोई भी मेंबर एक पार्टी से जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो उनको पार्टी के विप को जो है वो देखना होता है। पार्टी का विप उनको बताता है कि अभी जैसे बिल जो पास होगा या बिल जो अभी आ रहा है टेबल में उसको पास करवाना है या नहीं करवाना है या कैसे कंडक्ट करना है, क्योंकि पार्टी के साथ मिलकर चलना है, तो पार्टी के एजेंडा को जो है वो फॉलो करना है। तो वो चीज इसकी हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये फैक्ट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। अमित कुमार जी, एंग्लो के बारे में अभी बताया था आपको, एंग्लो इंडियन जो है वो कौन होते हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया था। ये देखिए आप फोकस रखो गाइस, पूरी चीज फोकस रखो। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता दूंगा, बट फोकस रखो कि अभी पढ़ा है पूरा कि जो भी व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है उसकी जो फैमिली है उसमें फादर साइड की उसकी जो फैमिली है, अगर वो यूरोप में कोई रह रहे हैं या रहते होंगे तो उस व्यक्ति को जो है वो एंग्लो इंडियन कहा जाएगा, जो भी इंडिया में रह रहा है। फादर और मेल लाइन को देखा जाता है। क्लियर, किसी को कोई डाउट? और एंग्लो में ब्रिटिशर मत लिखना, यूरोपियन लिखना, क्योंकि इस केस में एंग्लो इंडियन के केस में यूरोपियन है, ब्रिटिशर्स नहीं है। 3 एनसीफिलिटिस वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव पाई गई। एनसीफिलिटिस वायरस क्या होता है? तो जैसे ये शब्द सुनो ना एनसीफिलिटिस,
तुरंत दिमाग में आना चाहिए ब्रेन स्वेलिंग, ब्रेन इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इस बीमारी में ब्रेन जो है वो स्वेल होता है, ब्रेन में, दिमाग में इन्फ्लेमेशन होता है। सो वैक्सीन जो है ईस्टर्न इक्वाइन एनसीफिलिटिस वायरस ईईईवी, वेस्टर्न इक्वाइन एनसीफिलिटिस वायरस डब्ल्यूईईवी और वेनेजुएलन इक्वाइन एनसीफिलिटिस वायरस वीईईवी, तो ये सेफ पाई गई है, वेल टॉलरेटेड पाई गई है कि एंटीबॉडी जो है वो रिलीज कर सकती है इस मतलब एनसीफिलाटिस के अगेंस्ट। तो एनसीफिलाटिस एक रेयर कंडीशन है जिसके अंदर जो ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एनसीफिलाइटिस किसके कारण होता है, ये फैक्ट ध्यान में रखना। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन मतलब फैलने वाला। ऑल्सो कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरियल, बैक्टीरिया से भी ये फैल सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन के कारण भी फैल सकता है, कैंसर या फिर कुछ ड्रग के कारण भी या कुछ टॉक्सिन पॉइजन के कारण भी जो है ये फैल सकता है, राइट, हो सकता है। और ये तीन जो वैक्सीन है दे आर स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू, यानी कि ये तीन प्रकार की जो इश्यूज हैं जिससे रिलेटेड वैक्सीन जो है वो बनी है, तो ये जो इश्यूज हैं ये ह्यूमंस पर इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट से भी फैलते हैं। जो मॉस्किटो, जो मच्छर है जो इन्फेक्टेड है उससे काटने से भी फैल सकता है, तो जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया पैरासिटिक इन्फेक्शन। हॉर्सेस जो है उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, बट हॉर्सेस जो है वो वायरस को डायरेक्टली ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं कर सकते। आप तो बस ये एनसीफिलिटिस के बारे में ध्यान में रखना, और तीन प्रकार की एनसीफिलिटिस वायरस है उसके अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन तैयार हो गई और वो सेफ जो है वो बताई जा रही है। दैट्स इट। इंडिया का हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। बताया जा रहा है कि भारत में हर चौथे युवा को हाइपरटेंशन की समस्या है। क्या है हाइपरटेंशन, यानी कि दिल की समस्या है। और बीपी, यस बीपी, ब्लड प्रेशर का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये लॉन्च हुआ है 2017 में ये प्रोग्राम, जिसके थ्रू फोकस किया जा रहा है कि 25% रिड्यूस करना है ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया है लोगों में उसको। प्रोजेक्ट का एम यही है कि क्वालिटी हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट 15 करोड़ लोगों को प्रोवाइड कराना। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने, आईसीएमआर ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो हाइपरटेंशन क्या है, सिंपल शब्दों में ये ध्यान में रखो कि ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल लेवल से ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन जो है वो बोलते हैं। नियरली 23% आउट ऑफ 2.1 मिलियन इंडियंस, 2.1 मिलियन इंडियन में से 23% लोगों को अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। इंडिया ने कमिट किया है, ये फैक्ट ध्यान में रखना, 25/25, मतलब हमने बोला है कि 2025 तक 25% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसके कारण होने वाली जो मृत्यु है, मॉर्टेलिटी जो है, प्री मैच्योर मॉर्टेलिटी, उसको हमें 25% रिड्यूस करना है। यानी 2025 तक जितनी मृत्यु हो रही है इसके कारण, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण, उसको हमें 25% रिड्यूस करना है। तो 25/25 का ये टारगेट है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के नए सीडीएस की नियुक्ति पर एक सस्पेंस है। किस तरीके का सस्पेंस है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चाह नहीं रही है कि नए सीडीएस को अपॉइंट किया जाए, क्योंकि अब वो फिर से विचार कर रही हैं डीएमए और सीडीएस के ऊपर। डीएमए यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो इस कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि इस इनका जो रोल है उसको और बेहतर और सटीक बनाने पर विचार अब किया जा रहा है। इसीलिए नए सीडीएस के अपॉइंटमेंट में डिले है। दिसंबर 2019 में सरकार ने अप्रूव किया था कि एक पोस्ट क्रिएट की जाएगी सीडीएस की। सीडीएस जो है वो कार्य करेंगे एज अ प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर को ये मिलिट्री एडवाइस देंगे, और परमानेंट चेयरमैन होंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। इसके अलावा डीएमए जो हमें देखने को मिलते हैं, ये भी पोस्ट जो है वो क्रिएट हुई एज अ 5th डिपार्टमेंट के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिसमें सीडीएस जो है वो इनके सेक्रेटरी के तौर पर जो है वो काम करेंगे डीएमए के। और पूरा मुद्दा, पूरा इशू जो है वो क्या है, तो अभी तक प्रॉब्लम जो है वो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है कि डीएमए
डीओडी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको हेड करते हैं डिफेंस सेक्रेटरी। तो इनके ऊपर है, प्रॉब्लम है कि यार इनका जो काम है, डीएमए की जो पोस्ट है और स्पेशली सीडीएस की जो पोस्ट है, इन दोनों के बीच में जो है वो क्लैशेस आ सकते हैं इस पोस्ट के बीच में। तो इसलिए इनको और अच्छा और बेहतर और सटीक बनाने पर अभी विचार किया जा रहा है, यानी कि इसके जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जा रहा है, राइट। तो इस पर इसीलिए ये नया सीडीएस अभी तक अपॉइंट नहीं किए गए हैं। सो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म ये स्टैंडर्डाइज नहीं है कि कैसे ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ये भी एक इशू है, राइट। तो वो अगर स्टैंडर्डाइज नहीं होंगे तो क्लैशेस होंगे, और क्लैशेस होंगे तो प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया जा सकेगा। इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलैप कर रही है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, इसीलिए अभी सोच विचार किया जा रहा है और उसके बाद फिर सीडीएस को नया अपॉइंट किया जाएगा आफ्टर रीएक्सेसिंग, सोच विचार करने के बाद, चेंजेस लाने के बाद। तो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर है सरकार के। सीडीएस के बारे में सजेशन दिया था कारगिल रिव्यू कमेटी ने 1999 में, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। ये 4 स्टार जनरल होते हैं। सीडीएस परमानेंट चेयरमैन भी होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, और इनके पास जो है वो तीनों सर्विसेज के चीफ एज अ मेंबर के तौर पर होते हैं, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ रहते हैं वो इनके अंडर जो है वो रहते हैं। जैसे कि ये एक, क्योंकि ये है क्या, ये सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर है, यानी कि ये एडवाइस पहले बैठ कर लेते हैं तीनों फोर्सेज या चारों फोर्सेज से, हमारी आर्म फोर्सेज से, और उसके बाद वो एडवाइस जो है ये देते हैं, डिलीवर करते हैं किसको, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, राइट। और उसके बाद फिर एक्शन लिए जाते हैं। इनके कोर फंक्शन क्या है, इसका कोर फंक्शन ये है कि तीनों सर्विसेज के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना, राइट। और जिससे कि कोई भी हम मिशन अगर करें तो वो मिशन में तीनों सर्विसेज जो है वो इन्वॉल्व होकर जो है कोऑर्डिनेटेड तरीके से मिशन को, ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दे, और जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जा सके। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हम कोई भी चीज अगर परचेज कर रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड, राइट, तो उस परचेज जो होना चाहिए वो जल्दी होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट जो होना चाहिए वो जल्दी होना चाहिए, और जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग परचेज जो है वो होनी चाहिए। कंडीशंस की बात करें, आवश्यक शर्तों की बात करें, जैसे ही एक व्यक्ति सीडीएस बन जाते हैं तो वो किसी भी सरकारी ऑफिस में उनको फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में वो नहीं जा सकते 5 सालों के पीरियड के लिए, या बिना अप्रूवल इसके उनको पहले डिफेंस मिनिस्ट्री से, राइट, पीएमओ से जब अप्रूवल लेना पड़ता है, एनओसी लेनी पड़ती है, उसी के बाद जो है ये प्राइवेट जॉब जो है वो कर सकेंगे, वरना कोई व्यक्ति जो सीडीएस है वो प्राइवेट जॉब भी नहीं कर सकता। तो कंडीशंस क्या है, कंडीशन है नॉट एलिजिबल टू होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी ये गवर्नमेंट ऑफिस नहीं जा सकते, सीडीएस बनने के बाद इनको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जो है वो पोस्टिंग नहीं मिलेगी। सेकंड पॉइंट, इनको कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं दी जाएगी 5 साल, यानी कि 5 इयर्स के पीरियड में इनको जो है वो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये सीडीएस बनते हैं उसके 5 इयर्स तक इन्हें सरकार से, पीएमओ से, डिफेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा, और उसी के बाद ही फिर ये इनको अलाउ किया जाएगा प्राइवेट जॉब करने के लिए। तो ये भी एक केस है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनके रोल और फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर ये काम करते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, खरीद करने और रसद यानी कि प्रोक्योरमेंट के संबंध में तालमेल स्थापित करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि लैंड, एयर, सी के ऑपरेशन इंटीग्रेटेड तरीके से हो, राइट। एक थिएटर कमांड सेटअप करने के बाद सीडीएस है वो मतलब काम करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को हेड करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उसके भी ये मिलिट्री एडवाइजर होता है, राइट। और इसके अलावा डायरेक्ट कमांड ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का भी इनके अंडर हम लोग को देखने को मिलता है, और नए नए वॉरफेयर डोमेन्स, स्पेस और साइबर स्पेस में हैंडल करने का भी ये काम करेंगे। मतलब स्पेस सेक्टर में भी, अगर जैसे आपको पता है कि हम स्पेस सेक्टर में भी डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार कर रहे हैं, मिशन शक्ति के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है, राइट। तो ऐसे एरियाज पर भी कार्य करने के लिए मेजर जो हेड होंगे वो सीडीएस ही हम लोग को देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर भी ये काम करेंगे डिफेंस मिनिस्टर के। इवन ये परमानेंट चेयरमैन भी हम लोग को देखने को मिलेंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। सीडीएस जो होंगे वो मेंबर हम लोग को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के देखने को मिलते हैं, और डिफेंस प्लानिंग कमेटी के भी देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, राइट। कई जब बात की जा रही है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में, बताया जा रहा है कि 2030 तक 9 करोड़ भारतीयों पर भूखमरी का खतरा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इस लाइन को याद रखना।
2000, ये आप लाइन मेंस में उपयोग करेंगे कि 2030 तक 9 करोड़ भारतीय जो है वो हंगर के कारण मर सकते हैं। 9 करोड़ या हंगर की कंडीशन में आ सकते हैं 2030 तक। ये रिपोर्ट दी है IFPRI के द्वारा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसने ये रिपोर्ट रिलीज करी है, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिस्टम, ये इस रिपोर्ट का नाम है। तो ये रिपोर्ट सामने आई, इसने बताया इंडिया का फूड प्रोडक्शन गिरा है 16%। और फूड प्रोडक्शन, अब यार अब खाना नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो होगी हंगर की। तो फूड प्रोडक्शन घटने के कारण जो रिस्क है हंगर का, वो 23% इंक्रीज हो जाएगा 2030 तक, क्लाइमेट चेंज के कारण। दिस इज द इशू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। यस, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इस प्रकार के टॉपिक, मैं तो आपको बोलता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे 2030 तक अचीव करना है, इनका प्रिंट आउट निकाल के अपने दीवार पर, बुलेटिन बोर्ड पर, टेबल पर रख लो, चिपका लो, रोज देखो, वो आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि आप हर अपने मेंस के आंसर में इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हर चीज है उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, हर टॉपिक को, हर एरिया को कवर करेगा जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। सो काफी सारे इंडियंस रिस्क में हैं। एक्सपेक्टेशन ये है कि 2030 तक 73.9 मिलियन लोग जो हैं वो रिस्क में चले जाएंगे हंगर के। और इफेक्ट जो हम लोग को क्लाइमेट चेंज का देखने को मिलता है, अगर वो ठीक नहीं होता, क्लाइमेट चेंज को अगर हम कंट्रोल नहीं करते, इसी प्रकार से अगर प्रोडक्शन लो होता गया, तो 90.6 मिलियन लोग रिस्क में चले जाएंगे हंगर के, भुखमरी के। Climate change will not impact the average calorie consumption of Indians, and this is projected to remain roughly the same. जो आपको पता है कि एवरेज कैलोरी का कंजम्पशन जो है वो 2600 कैलोरी पर कैपिटा पर डे का हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? वैसे तो ये जनरली 2100 और कितना 2400 आए थे, इसको एक बार जो है वो रीचेक कर लेना एनसीईआरटी से। 2100 मेरे ख्याल से जो है अर्बन एरियाज के लिए है, और आई थिंक 2400 जो है वो रूरल एरियाज के लिए। एक बार प्लीज कंफर्म कर लेना इस पर्टिकुलर की पर कैपिटा ये पर डे का जो कैलोरी कंजम्पशन है उसको, राइट, कि क्या है, राइट? ग्लोबल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया भर में फूड प्रोडक्शन जो है वो 60% ग्रो करेगा। बहुत बहुत ध्यान सुनना, क्या बता रहा है रिपोर्ट? एक तरफ रिपोर्ट बता रहा है कि फूड प्रोडक्शन लो हुआ है, अभी क्या बताया? ग्लोबल फूड प्रोडक्शन विल ग्रो बाय अबाउट 60% ओवर 2010 लेवल बाय 2050 इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब कह रहे हैं कि 2010 में जितना फूड प्रोडक्शन होता था, 2050 में उसका 60% होगा। तो इज इट पॉजिटिव साइन? इट इज नॉट, बिकॉज हम यहाँ पर सिर्फ फूड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, बट साथ ही साथ पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हुई है ना, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है, राइट? पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिले। क्लाइमेट चेंज का इशू हम लोग को देखने को मिला, वेरियस प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। तो डिस्पाइट दिस ग्रोथ, per capita consumption level in developing country remain less than half of those in developed country। मतलब ग्रोथ के बावजूद भी पर कैपिटा कंजम्पशन जो है, यानी कि हर व्यक्ति जो कंज्यूम करता है, खाना खाता है डेवलपिंग कंट्री में, वो आज की डेट में डेवलप कंट्री के कंपैरिजन में कम ही इनटेक करता है। प्रोडक्शन और डिमांड जो है प्रोजेक्टेड टू बी ग्रो, प्रोडक्शन भी ग्रो करेगी, डिमांड भी ग्रो करेगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, डेवलपिंग कंट्री के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज है, प्रोडक्शन ग्रो हो रहा है, डिमांड भी है, डिमांड और सप्लाई का फिर इश्यूज होगा, गैप होगा, इसीलिए तो इन्फ्लेशन भी होता है, प्राइस भी इंक्रीज होता है, और काफी सारे लोगों को खाना नहीं मिल पाता, पर्टिकुलरली इन अफ्रीका, देन इन डेवलप्ड कंट्री ये इशू चलेंगे, राइट? और ग्रोथ इन पॉपुलेशन और इनकम, पॉपुलेशन में भी ग्रोथ होगी, लोगों की इनकम में भी ग्रोथ होगी। डाइट्स भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हायर वैल्यू फूड्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रही है, राइट? जैसे कि लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज्यादा इंटेक करेंगे, प्रोसेस फूड ज्यादा इंटेक करेंगे, एनिमल सोर्स फूड इंटेक होगा, राइट? तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। और रिकमेंडेशंस की अगर हम लोग बात करें तो क्या रिकमेंडेशन दिया गया है? तो कहा गया है कि यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करो, नए नए इनोवेशन के लिए, राइट? गवर्नेंस पर इंप्रूवमेंट लेकर आओ, बेहतर प्रशासन लेकर आओ, राइट? रिसोर्सेज का, संसाधनों का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, हेल्थियर डाइट्स लेकर आओ, और सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्शन करना है, स्ट्रॉन्गर वैल्यू चेन होनी चाहिए, और क्लाइमेट स्मार्ट फाइनेंस करना है, राइट? तो ये इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन जो है वो दिए हैं, जिसके बारे में आपको एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए, और उसको मेंस में जरूर उपयोग करना। तो ये थे गाइस कुछ पॉइंट्स। गुजरात में आसमान से बरस रहे धातु के गोले, अंतरिक्ष का मलबा होने की आशंका। सो स्पेस डेब्रिस
या स्पेस जंक, ये सब शब्द आपने सुना होगा। तो ये क्या है? तो ये डेब्रिस, ये मलबे होते हैं गाइस। एक्चुअल में किया क्या है, हम लोगों ने इतनी सारी सैटेलाइट्स स्पेस पर भेज दी हैं, इतने सारे रॉकेट्स स्पेस पर गए हैं, इतनी सारी ह्यूमन मेड प्रोडक्ट्स स्पेस पर गए हैं। अब ये प्रोडक्ट गए हैं तो इनकी एक प्रोडक्ट की लाइफ होती है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब खराब होने के बाद हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट खराब हो गया तो हम उसको लेकर आए और प्रॉपर्ली यहाँ पर धरती पर डिस्पोज करें। हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं और वहीं पर वो घूमते रहते हैं, और घूमते घूमते दूसरों के साथ टकरा गए तो दूसरे टूटे। अब ये टूटे तो और कचरा हुआ, फिर वो कचरा टूटा तो और कचरा हुआ। तो क्या हो रहा है कि ये टूट टूट कर ये बहुत ज्यादा कचरा जो है वो पूरे के पूरे स्पेस में फैल गया है। मलबा मतलब कचरा, ये कचरा हम लोग को देखने को मिल रहा है अंतरिक्ष का, जो पूरी तरह से जो है वो अंतरिक्ष में फैलता जा रहा है, और ये बहुत डेंजरस भी है। यू गाइस नो अबाउट इट। ये अगर कचरा अगर किसी लाइव सैटेलाइट से अगर टकराता है, अरे आपने गोली चलते हुए देखी है कभी? गोली चलते हुए, गोली जब चलती है तो कितनी तेजी से गोली निकलती है, आप देख नहीं पाओगे। उससे कई गुना ज्यादा, 3 से 4 गुना ज्यादा तेजी से ये मलबे स्पेस के अंदर घूमते हैं, बहुत स्पीड में घूमते हैं। और ये मलबा अगर किसी लाइव सैटेलाइट से अगर टकरा गया ना, तो लाइव सैटेलाइट की बैंड बजा देना है, राइट? मतलब कि करोड़ों का नुकसान कर देना है। और वो अगर सैटेलाइट अगर डिफेंस की हो, सोचो आप, इमेजिन करो कि हम एक सैटेलाइट है एक कंट्री की, जो सैटेलाइट पूरे मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम को चला रही है, और वो सैटेलाइट अगर डैमेज हो गई तो करोड़ों का नुकसान। और ना ही सिर्फ करोड़ों का नुकसान, सिक्योरिटी ब्रीच होने की संभावना उस कंट्री के अंदर। तो ये सब इशू है, ये गंभीर चीजें हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया सिर्फ वही पॉइंट्स मेंस में लिखिएगा। अभी हो क्या रहा है, चैंग जेंग 3B सीरियल Y86, बहुत बड़ा नाम है, इसको शॉर्ट में कहा जाता है CZ3B। तो ये चैंग जेंग 3B क्या है? ये चाइना का ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। अरे जैसे हमारे यहाँ GSLV PSLV नहीं होता, हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो हमारे ये लॉन्चर होते हैं, पोलार सैटेलाइट लॉन्चर, राइट? पता है ना आपको, लॉन्च व्हीकल। तो वैसे ये चाइना का है CZ3B। अब ये ऊपर गया, इसने जाकर सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ा और ये वहीं पर टंग जाता है। अब ये नीचे नहीं आता, वहीं पे टंगा हुआ है, कुछ समय के बाद आता है ये नीचे। और जब नीचे आता है तो टूटा फूटा आता है। तो अभी हो क्या रहा है, गुजरात के अंदर इसके कुछ पीसेस जो है वो आ रहे हैं, गिर रहे हैं, राइट? अब जब गुजरात में कुछ पीसेस गिर रहे हैं तो पता लग रहा है कि अरे यार ये चैंग जेंग 3B सीरियल Y86 के पीसेस हैं, मलबे हैं। तो इसको लेकर ये टॉपिक था, राइट? और स्पेस डेब्रिस क्या है, मैंने आपको बताया कि स्पेस का कचरा, ये पूरे के पूरे कचरे होते हैं। अब नेचुरल भी होता है, जैसे कि मीटियोराइट्स होते हैं या मैन मेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये स्पेस में घूमते रहते हैं, राइट? जैसे एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड जो है वो टूट कर सूरज पूरा उसका बनता है, तो वो भी एक कचरा ही हम लोग को देखने को मिलता है। स्पेस में जितनी भी चीजें हैं जो यूज की नहीं है, वो कचरे के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। और स्पेशली स्पेस डेब्रिस जो है वो ज्यादातर ये किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? ये मैन मेड प्रोडक्ट्स के लिए उपयोग में लिया जाता है, जो हमारे जो प्रोडक्ट सैटेलाइट्स है, रॉकेट सिस्टम्स वगैरह है, तो इनके लिए किया जाता है। और दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेदर, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसिंग, ऐसी हमारी जो स्पेस में मौजूद जो टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट्स, उनको डैमेज कर सकता है ये। और कितना स्पेस डेब्रिस है? तो बिटवीन 5 लाख एंड 1 मिलियन पीसेस, 5 लाख से 10 लाख पीसेस आएंगे। और इतने छोटे भी हैं कि जिनको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, लाखों की संख्या में। इनकी ट्रैवलिंग स्पीड कितनी है? 28,162 किलोमीटर प्रति घंटे की। और अगर हम पता करें कि गन की स्पीड जो है वो कितनी है, तो बुलेट बुलेट स्पीड अपन डालते हैं, राइट, किलोमीटर पर आवर के मामले में। तो बुलेट की स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर, रुकिए अभी बता दें, 3,000 किलोमीटर पर आवर के अराउंड जो है वो बुलेट फायर होती है। 3,000 किलोमीटर भाई साहब, बुलेट जो होती है, एक गोली आप चलाओगे 3,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये यहाँ पर स्पेस में 28,162 किलोमीटर प्रति घंटे। आप सोचो कितनी तेजी से घूम रहा है। कोई भी स्पेस का मिशन जाएगा, उसमें अगर ये मलबा टकरा जाएगा इतनी तेजी से, तो वो तो क्रैश ही हो जाना है। हो जाना है कि नहीं हो जाना? हो जाना। टेक्नोलॉजीज जो ये फ्यूचर की प्रॉब्लम जो है वो टैकल कर सकती है, तो आज की डेट में नासा काम कर रही है, काफी सारी कंट्रीज काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं कि कैसे इस मलबे को जो है वो खत्म करें, राइट? नासा का स्पेस डेब्रिस सेंसर है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगा हुआ है। जैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास कोई मलबा आता है, कोई चीज तेजी से रफ्तार में आती है, तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। हमारी भी सैटेलाइट्स में हमने लगाया हुआ है,
कि हमारी सैटेलाइट को किसी भी चीज से अगर खतरा होता है तो तुरंत वो उसको डिटेक्ट करके सेंसर उसका ऑन हो जाता है और वो अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है, जैसे कि भाई मलबा निकल जाए अपन बच जाए। राइट, बट कोई बड़ा बड़ा मलबा एकदम तेजी से आ गया तो लग गया फिर तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, इवन अभी आज की डेट में ये सब चीजों पर भी काम किया जा रहा है, जैसे रिमूव एवरेस्ट प्रोजेक्ट पर जो है वो काम किया जा रहा है। इसमें कुछ हम जानबूझकर जो है वो कुछ मलबा इस प्रोजेक्ट को लेकर तो काफी वो भी हुई है, क्रिटिसिज्म भी काफी ज्यादा हुआ है, आलोचना भी काफी हुई है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम खुद ही मलबा कर रहे हैं और हम खुद ही कैच करेंगे। राइट, ये रिमूव एवरेस्ट करके एक प्रोजेक्ट है, और डी ऑर्बिट मिशन भी हम लोग को जो है वो देखने को मिला है, डी ऑर्बिट मिशन। राइट, तो दो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की जा रही है नासा के द्वारा, जैसे डी ऑर्बिट मिशन जो है वो कहा जा रहा है, तो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस को खत्म करने के ऊपर। राइट, तो ये सब चीजें हैं, लेजर बीम की मदद से भी, पावरफुल लेजर बीम की मदद से भी इन सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हटाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, कैच किया जा रहा है। तो इन सब चीजों पर अभी आज की डेट में काम चल रहा है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था, आपको कहीं जाना नहीं है, अभी आपके क्वेश्चंस होंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और उससे पहले 12 महीने का हमारा कोर्स है, 13 जून से पहली क्लास शुरू होने वाली है, फुल फ्लेज कोर्स है। अगर प्रॉपर तरीके से सिविल सर्विसेज को अपना 1 से 1.5 साल देना चाहते हो तो ये 12 महीने का कोर्स जरूर ज्वाइन कर लो। इसमें आपको क्लास के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ पूरा जनरल स्टडीज आपका क्लास में ही कवर करवाया जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना है। तो जिसको भी कोर्स चाहिए 9713282838 पर ये ज्वाइन कर लें। और एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, कल रात में भी एक एडमिशन हुआ था मेरे ख्याल से अभिषेक मिश्रा ही, और सभी जितने भी स्टूडेंट कोर्स में हैं यार, आप ऑन अ रेगुलर बेसिस क्लास सभी अटेंड करो यार, लाइव क्लास अटेंड करो। तो कल अभिषेक मिश्रा जी ने जो है वो कोर्स परचेज किया, तो मेरे ख्याल से अभी ये लाइव दिख नहीं रहे हैं, और मेरे ख्याल से अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है शायद लाइव सेशन। आकांक्षा जी देखो क्या होता है, रिकॉर्डेड क्लास का मैं आपको सिंपल सा फंडा समझाता हूँ। जैसी क्लास खत्म होती है उसके 15 से 20 मिनट बाद टीचमेंट पर क्लास आ जाती है, और अगर टीचमेंट से कोई क्लास नहीं मिल रही है तो यूट्यूब पर चेक कर लेना, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर जैसी क्लास अपलोड करता हूँ टीचमेंट से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यूट्यूब पर सब क्लास अवेलेबल है, हर एक क्लास। और जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पर है, बट ट्राई टू अटेंड लाइव क्लास, तो वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, चलो आपके लिए क्वेश्चंस बताओ। ये सब वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले कुछ दिनों में डिस्कस किए हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन पढ़िए फटाक से और पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। सी क्यों लिख रहे हो आप लोग? ये क्या स्टार्टिंग से इलेक्शन कमीशन क्यों? महक जी आपने तो पढ़ा यार, इतना डिटेल में आप लोग को पढ़ा है, अलका जी, आकांक्षा जी, ज्योति जी, इतना डिटेल में पढ़ा है, बिल्कुल ज्योति जी ने सही लिखा, इतना डिटेल में पढ़ा है कि इलेक्शन कमीशन स्टार्टिंग में मल्टी मेंबर थी नहीं, सिंगल मेंबर बॉडी थी, उसके बाद फिर मल्टी मेंबर बॉडी बनी, फिर अगेन सिंगल मेंबर बनी, फिर मल्टी मेंबर बनी, याद आ रहा है? वी हैव डिस्कस दिस केस, मैंने बोला था कि ईयर्स आपसे नहीं पूछते, बट ये वाली चीज पूछी जाती है। इस समय ये सब छोटी गलतियां मत करो, ये बहुत अच्छे से कवर करवाई हुई है चीजें। पहला गलत, पहला है गलत। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यार इलेक्शन कमिश्नर अपन ने कल ही डिस्कस किया था कि जजेस को जैसे हटाया जाता है उसी के आधार पर इनको हटाया जाता है, क्या ऐसे हटा दिया जाएगा इनको? इन्वेस्टिगेशन होती है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद जो है वो हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, अगर रिमूव करना है तो, कि जैसे जजेस को रिमूव किया जाता है उसी ग्राउंड पर इनको रिमूव किया जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है, ध्यान दो भाई साहब, ध्यान दो। चलो,
बताइए। सिली मिस्टेक्स देखो हो रही है इतना पढ़ने के बाद भी, इसी चीज को खत्म करना है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, 95th का सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्टली गिवन बाय अलका जी, नित्या जी और फिर प्राची जी, वेरी गुड। ये बताइए। हड़बड़ी में दे दिया आकांक्षा जी ने आंसर। 96 का सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सुपर मैसिव ब्लैक होल है ये। और सेकेंडली, ये मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे हम लोग को देखने को मिलता है। कल ही हमने इस चीज के बारे में पढ़ा। 96 का सी इज द करेक्ट, महक जी ने दिया है, फिर आकांक्षा जी ने दिया है, फिर आकांक्षा भोसले जी ने दिया, फिर आकांक्षा मिश्रा जी ने दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप, इसके बारे में बताइए। 97 का सी, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, करेक्टली गिवन बाय नित्या जी, फिर महक जी और उसके बाद फिर अलका जी, वेरी गुड। 98, अमाल्थिया। 98 का ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता है 12 घंटे लगते हैं इसका चक्कर लगाने में। तो 98 का ए करेक्टली गिवन बाय महक जी, देन आकांक्षा भोसले जी, उसके बाद फिर अलका जी, वेरी गुड। 99, मैकुलिन कन्वेंशन। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। 99 का सी प्राची जी ने दिया, उसके बाद फिर महक जी ने दिया, उसके बाद फिर नित्या जी ने दिया है, वेरी गुड। 100। 100 का बताएं। बिल्कुल, 100 का बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्टली गिवन बाय अमित कुमार जी, देन अलका जी, देन प्राची, वेरी गुड। 101st ट्विन साइक्लोन। सी इज द करेक्ट आंसर, 101st का, करेक्टली गिवन बाय महक जी, देन प्राची जी और देन आकांक्षा मिश्रा जी, वेरी गुड। 102nd, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
बेटा उलझे हो। 102nd का बी, ईस्ट और वेस्टर्न में कंफ्यूज कर दिया, गलत है बी। बी गलत है, ईस्टर्न और वेस्टर्न में कंफ्यूज किया हुआ है। 102nd का ए इज द करेक्ट आंसर। आकांक्षा मिश्रा जी ने सही लिखा ए, और फिर प्राची जी ने लिखा, उसका फिर महक जी ने लिखा। ये उल्टा है, कल ही कॉन्सेप्ट इसका मैंने जो है वो क्लियर किया था। ठीक है, वेरी नाइस, ए इज द करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ क्लास जो है फिनिश होती है। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, वो होगी 12 बजे। स्पेशल क्लास रखते हैं 12 बजे, ठीक है। चलो, जय हिंद गाइस। सर 5 को क्या कर रहे, डर? 5 को फोड़ गया, वो एग्जाम है आपका, डर क्यों लग रहा है? 5 को फोड़ना है, डरना नहीं है। अब डरने का समय चला गया यार। पूरे साल भर मेहनत करिए तरीके से, तो क्यों डर रहे हो? पूरे साल भर इतना पढ़ा है, कोई जरूरत नहीं डरने बनने की।